भविष्यवाणी। आपसे बात कर्म पर भी करूंगा, आपसे बात भाग्य पर भी करूंगा, आपसे बात लोक परलोक पर भी करूंगा, पाताल की भी बात होगी, आकाश की भी बात होगी। देखिए, लोग बहुत डरते हैं मेरी भविष्यवाणियों को सुनकर के कि हाँ कुछ टूटा है मतलब शुभ होगा। कहते हैं कांच का टूटना शुभ होता है, सेरेमिक का टूटना शुभ होता है। तो पहले हम कब तोड़ने से शुरुआत करें? होलिका की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा और दो ग्रहण परस्पर आमने सामने लगने वाले हैं 15 दिन से भी कम अंतराल पर। महाभारत का भीष्म पर्व कहता है कि अगर इतने कम अंतराल पर ग्रहण लग रहा है मतलब दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। एग्जैक्ट मैं आपको डेट बताता हूँ कि 20 मार्च से 18 अप्रैल इस समय से उत्पात शुरू हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे रक्त से ही शुरुआत हुआ है। भारतीय टीम कैसा परफॉर्म करेगी और क्या ये परफॉर्मेंस वहां तक जाएगी कि हम विश्व कप विजेता हो जाएं? विश्व कप का विजेता भारत नहीं बनेगा। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी कुर्सी खो देंगी? नहीं, ममता बनर्जी अपनी कुर्सी नहीं खोएंगी। आप अपने आप को डिक्टेटर ज्योतिषाचार्य क्यों कहते हैं? पूरी इतिहास रही है डिक्टेटरशिप। ये नपुंसकता है सरकार की कि भारत के टुकड़े हो रहे हैं और सामने से हम सब देख रहे हैं। ये जो गुण था कि राजा रामचंद्र प्रजा के लिए वनवास जा सकते हैं, ऐसा कृत्य केवल राजा कर सकता है। ऐसा कृत्य अगर रंग को जब कुर्सी पकड़ा दी जाए, वो कुर्सी कभी नहीं छोड़ेगा। The stock market is open for कुर्सी पे वो गला कटवा लेगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेगा। रुपया कमजोर होगा या मजबूत होगा आने वाले दिनों में? जितना कमजोर ये रुपया होता जा रहा है, कागज के टुकड़े के जैसा हो जाएगा। सर बाज मत उठाइए, ये बाज मत उठाइए। अभी आपने अपना हाथ जख्मी किया। नहीं, अब ये बाज उठ चुका है और अब शक्तिशाली भविष्यवाणियों को आने का समय आ चुका है। उत्तराखंड में बड़ा लैंडस्लाइड आने का योग है। पहाड़ी यात्रा से उस समय बचना चाहिए। और भारत के उत्तर कोने में अगर आप सीधा उत्तर की तरफ लकीर खींचते हैं तो वहां पर राहु वरदान या अभिशाप, और क्यों? लोक परलोक, आकाश पाताल, जीवन मृत्यु, मानव दानव, एक दुनिया दूसरी दुनिया। कोई कहता है रहस्य, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है इंसान, कोई कहता है विज्ञान। इन्हीं शब्दों के बीच हमारी और आपकी जिंदगी रची और बसी रह जाती है ना, कभी झूली, कभी अटकी और कभी लटकी। आपको लग रहा होगा कितनी रहस्यमयी बात मैं कर रहा हूं। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आज एक बार फिर से एक ऐसे एपिसोड में अपने आप को परखने जा रहा हूं मैं, जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जीरो ज्ञान है मुझे ज्योतिष को लेकर, आध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर। लेकिन हाँ, आपके लिए मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके जीवन में क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। 2026 के 2 महीने खत्म हो गए, बाकी 10 महीने में क्या होगा। 2026 में अजित पवार का प्लेन क्रैश कर गया, उनकी मृत्यु हो गई। कोई अनहोनी आगे तो नहीं होने वाली है। 2026 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या भारतीय टीम जीतेगी? 2026 में क्या ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी? 2026 में नेता, अभिनेता, आम आदमी, सोना चांदी, शेयर बाजार, इन सब के लिए क्या होगा? आपको ये लग रहा होगा कि मैं हाहाकारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि मेरा गेस्ट हाहाकारी है। मेरे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो प्रचंड हैं, जिनमें प्रलय है, बातों में ही नहीं, अंदाज में, आवाज में, बोलने के ढंग में, और उनके अपने ज्योतिषाचार्य में। अपने आप को कहते हैं डिक्टेटर ज्योतिष, अपने आप को कहते हैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो पूरी दुनिया को पलटने और बदलने का मादा रखता है। अब मैं उन्हें परखूंगा या वो मुझे? अगले 1 घंटे मेरे साथ में आप रहिए, खुद फैसला कीजिएगा। मेरे साथ में जो हैं, आज मैं नाम नहीं लूंगा, बल्कि खुद उनके जरिए उनकी पहचान, क्योंकि विशेषण उनके नाम के साथ में लगाया नहीं जाता। एक बार आप खुद देख लीजिए कौन है मेरे स्टूडियो में। हर हर महादेव, नमस्कार। और मुझे मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो में आमंत्रित किया। क्या बोलूं आपको? मैं सुमित आचार्य जी महाराज बोलूं, डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर बोलूं, या कुछ ऐसा बोलूं कि शुरुआत में आप चूंकि
प्रलयंकारी किस्म की का ज्योतिष बताते हैं। जब भविष्य भी बताते हैं तो उसमें भी कोई तूफान ही होता है, तोड़ फोड़, प्रचंड, कुछ ऐसा जहां पर कोई तबाही होने वाली है, जहां पर क्रैश होने वाला है। क्या सच है क्या झूठ, इसके बीच की बात मैं करना चाहता हूं। आज शुरुआत मैं कहां से करूं, चलिए एक एंकर आपसे पूछ रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया है मैं जीरो हूं। शुरुआत पहले जनता को ये बताने से करते हैं कि जो ये पॉडकास्ट होने जा रहा है, इसमें जिस लेवल की भविष्यवाणियों के ऊपर बात होगा उसको कितना गंभीरता से लेना है, और ये भविष्यवाणियां आपके और आपके परिवार वालों की जान बचा सकती है। क्योंकि जो मुझे सुनते हैं और जो मेरी बातों को फॉलो करते हैं वो बड़े बड़े हादसों से बच जाते हैं और फिर आकर के मेरे प्रोफाइल पर थैंक यू लिखते हैं। ये हाथ में ये बाज क्यों है? ये बाज जो है ये शक्ति का प्रतीक है, और ये शक्ति जब हमारे हाथ में होती है तो जो शब्द निकलते हैं वो बाज की गति से निकलते हैं और बिल्कुल निशाने पे हिट करते हैं। जैसे मैं डेट बता के भविष्यवाणी करता हूँ, जो डेट को मैं कहता हूँ ये घटना घटेगी, उस डेट को वो घटना घटती है। 2025 की शुरुआत से मैं कह रहा हूँ 2026 में 28 जनवरी से 27 फरवरी तक कोई फ्लाइट नहीं लेनी, और उस बीच प्लेन क्रैश का बहुत जबरदस्त योग था। 28 जनवरी को सुबह सुबह 8:30 बजे एग्जैक्ट उसी डेट को जो मैंने बताया था, प्लेन क्रैश करता है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का, और वहां दुखद रूप से उनकी निधन हो जाती है। 29 तारीख को तुरंत कोलंबिया में प्लेन क्रैश होता है, और मेरे बातों को मानने वाले फॉलोअर्स में से कुछ फॉलोअर्स ने उस प्लेन में अपना टिकट करा रखा था। और आज मेरे इंस्टाग्राम पर थैंक यू वाले कमेंट इतने भरे हैं कि पूरा परिवार उनका बच गया। उन्होंने पैसे की परवाह नहीं करी, मेरी बातों को सुन करके अपना टिकट कैंसिल करवाया, और आज वो जीवित हैं। एयरलाइन वाले कहते हैं कि आप हमारे शेयर के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उस भविष्यवाणी के कारण 28 जनवरी से 27 फरवरी वाले भविष्यवाणी के कारण इंडिगो एयरलाइंस को अपने लॉन्ग रूट एयरलाइंस को ग्राउंड करना पड़ गया। 4500 एयरलाइंस लॉन्ग रूट वाले ग्राउंड हो गए ड्यू टू इनसफिशिएंट बुकिंग, एंड नाउ दे आर गिविंग ऑफिशियल रीजन कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं या कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वहां तो बात है कि भविष्यवाणी का 27 तक की भविष्यवाणी थी, 27 तक मना किया था, अब 28 से उड़ने का निर्णय उन्होंने भी लिया, क्योंकि बैक टू बैक हर दिन एयर रिलेटेड एक्सीडेंट्स का न्यूज आने लग गया, हर दूसरे दिन एयर रिलेटेड एक्सीडेंट्स। अब इस पॉडकास्ट में 2026 में क्या कुछ घटेगा और कब फ्लाइट क्रैशेस नेक्स्ट होंगे, कब फ्लाइट नहीं लेनी है, कब कहाँ नहीं जाना है, ये मैं बताऊंगा। एक और रेफरेंस के लिए मैं बोल देता हूँ कि 2025 में 10 जुलाई को मैंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करवाया था, वो आज भी मेरे प्रोफाइल पे पड़ा हुआ है। उसपे 48 भविष्यवाणियां थी, 48 में से सारी भविष्यवाणियां उसमें सच हुई, जिसमें से कि एक ऐसी भी भविष्यवाणी थी कि 2026 का शुरुआत होते ही 28 जनवरी से पहले अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाएगा, और वही होता है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका बिना रीजन वेनेजुएला के ऊपर हमला करता है। अब मुझे ये बताइए, जनवरी फरवरी तो गुजर चुका है, बाकी 10 महीने को लेकर के मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा। आपसे बात कर्म पर भी करूंगा, आपसे बात भाग्य पर भी करूंगा, आपसे बात लोक परलोक पर भी करूंगा, पाताल की भी बात होगी, आकाश की भी बात होगी। हर रहस्य से मैं पर्दा उठाना चाहता हूं, और इस पॉडकास्ट में आपके पिछले जितने भी इंटरव्यूज हैं उनसे कुछ अलग करने की मेरी कोशिश होगी। पहला तो मैं यही समझना चाहता हूँ, एक बार बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ये समझ लेते हैं कि मार्च को लेकर के आपकी, मार्च 2026 को लेकर के आपकी बड़ी भविष्यवाणियां क्या है, तब जब मार्च 2026 में होली का त्योहार भी है। देखिए, लोग बहुत डरते हैं मेरी भविष्यवाणियों को सुन करके, कहते हैं कुछ शुभ हो जाए, और शुभ तब होता है जब कुछ टूटता है। तो पहले तोड़ने से शुरुआत करते हैं ताकि लोगों को लगे, ये कप है इसमें मैंने अभी कॉफी पिया था, तो लोगों को लगे कि हाँ कुछ टूटा है मतलब शुभ होगा। कहते हैं कांच का टूटना शुभ होता है, सेरेमिक का टूटना शुभ होता है। तो पहले हम कप तोड़ने से शुरुआत करते हैं। यानी डिक्टेटर ज्योतिषाचार्य का ये अंदाज है, ये अंदाज है। बेसिकली क्या है कि इस बार जो आपने मार्च का क्वेश्चन करा है, मार्च में कुछ बड़ा खराब योग दिखाई पड़ता है। होलिका की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा,
और दो ग्रहण परस्पर आमने सामने लगने वाले हैं 15 दिन से भी कम अंतराल पर। महाभारत का भीष्म पर्व कहता है कि अगर इतने कम अंतराल पर ग्रहण लग रहा है मतलब दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। महाभारत के समय भी ऐसा ही हुआ था, प्रलयंकारी युद्ध हुआ था और इतना बड़ा युद्ध हुआ था कि दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी। तो ये महाभारत में हुआ था और इसी प्रकार से 2026 में भी योग दिखाई पड़ता है। 2026 में एग्जैक्ट मैं आपको डेट बताता हूँ कि 20 मार्च से 18 अप्रैल इस समय से उत्पात शुरू हो जाएंगे। थोड़ा चल लग गया कब का। अच्छा, हम कोशिश ये करते हैं थीम अगर हो सके तो एक बैंडेड या फिर नहीं बैंडेड नहीं कोई चाहिए, थोड़ा सा ये ना मतलब मैं थोड़ा बाउल लेकर के इसको ऐसे कर लूंगा। कॉटन है या टिश्यू पेपर है क्या? टिश्यू टिश्यू में पेपर, चलेगा, हाँ टिश्यू पेपर। टिश्यूज। This is the most anticipated. ये ज्यादा शार्प। यानी डिक्टेटर ज्योतिषाचार्य में ताकत कुछ ज्यादा ही है और ये फोर्स और एनर्जी ये बताने के लिए काफी है। और मैंने अपना कैमरा ऑफ भी नहीं किया ताकि कोई ये ना सोचे कि ताकि कोई ये ना सोचे कि कुछ भी स्क्रिप्टेड था। कहते हैं कि एक ज्योतिषाचार्य अगर कोई बात कर रहा है और अपने अलग अंदाज में कर रहा है तो इसके जरिए कुछ इंडिकेशंस देने की कोशिश है। और यहाँ पर इंडिकेशंस ये देना चाह रहे हैं सुमित आचार्य जी महाराज कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है मार्च में और आगे अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक की भी बात होगी। आपका जो रक्त है ये भी कोई संकेत दे रहा है क्या? देखिए संकेत तो है ही है कि 2026 में जिस तरह की घटनाएं घटने का भविष्यफल दिखाई पड़ता है वो बहुत डराता है। और जब मैंने भी ये देखा तो मुझे भी डर लगा कि 2026 में इतना कुछ घटने वाला है, क्योंकि 2025 में जब शुरुआत में मैंने कहा था 6 जनवरी को मैंने कहा था कि 900 लोग अग्नि में झुलस करके मरने का योग आता है। अच्छा। और 2026 में सामूहिक घटनाएं घटी हैं, चाहे अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो, चाहे जयपुर में राजस्थान में लगा हुआ आग हो, ऐसे पहलगाम का हमला हो, अग्निकांड से ही, अग्नि ही कहीं ना कहीं स्रोत रहा। बुलेट भी चलता है तो अग्नि कहीं ना कहीं स्रोत रहता है। अग्निकांड से बहुत भारी मात्रा में 900 क्या 1000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया पिछले साल, सामूहिक वाला। छोटे छोटे डेथ्स नहीं बता रहा हूँ, सामूहिक तरीके से। और उस प्रकार से 2026 में 1500 का आंकड़ा क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा, आपने ये जो मार्च एंड से लेकर के कितनी कौन सी तारीख बताई थी मार्च की? 28 मार्च में अगर देखा जाए तो 20 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल। 20 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल। आपने कहा कि बहुत उत्पात होने वाला है पूरी दुनिया में। उत्पात है। तो ये उत्पात भारत में या फिर एशियाई महाद्वीप में या फिर अमेरिका, वेनेजुएला, ग्रीस, कहाँ पर होने वाला है? 7 बातें बताता हूँ। अच्छा। 20 मार्च से 18 अप्रैल भारत में राज्य सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है। किसी राज्य का सत्ता पलट होता हुआ 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में दिखाई पड़ता है। पूर्वी भारत में उत्पात का योग है, उपद्रव का योग है, आग जलता हुआ दिखाई पड़ता है, विस्फोट होता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट का योग दिखाई पड़ता है। यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार वाला जो प्रांत है, पूर्वी भारत का जो प्रांत है वहां पे ऐसा घटना दिखाई पड़ता है। इसी ड्यूरेशन में 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में मिडिल ईस्ट में उत्पात बढ़ जाएगा बहुत ही ज्यादा। सोना चांदी अचानक से गति पकड़ेगा। अच्छा। तो सोना चांदी के ऊपर लोग निवेश करना अभी छोड़ रहे हैं कि सोना चांदी डाउन हो रहा है। ये डाउन नहीं होगा, अचानक से फिर गति ये अपनी पकड़ लेगा। अभी ये थोड़ा सा समझिए कि रिकॉइल है, इसके बाद जब ये छूटेगा तो धनुष की तरह आगे जाएगा। और शेयर मार्केट में उछाल आने वाला है। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं 18 अप्रैल से पहले एग्जिट करेंगे। शेयर मार्केट में उछाल आएगा लेकिन उसके बाद तुरंत गिरेगा। 18 अप्रैल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद एग्जिट कर लेना है। जो लोग नशीले पदार्थों में काम करते हैं जैसे कि चाय, कॉफी, तंबाकू, सिगरेट, इन चीजों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसा कुछ काम करते हैं, भारी भारी कंटेनर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा संभल जाए। इस अवधि में इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। इस प्रकार से ये दिखाई पड़ता है। साल का जो शुरुआती पहला महीना है विक्रम संवत के अनुसार, यानी 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच का। ठीक इसके बाद जब 18 अप्रैल से 16 मई का ड्यूरेशन आएगा, उत्पात वहां से शुरू हो रहा है, क्योंकि होलिका की रात को जैसा मैंने बोला कि चंद्रमा लाल रंग का होगा और भीष्म पर्व के अनुसार बहुत हिंसक योग बनाता है। दुनिया की आबादी को बहुत जबरदस्त खतरा होता है, जगह जगह रक्तपात होता है। रक्तपात होता है का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो हमने अभी कब से रिलेटेड ये कार्य करा उसमें ये देखिए यहाँ पे
से ही शुरुआत हुआ है। तो लगता है इस बार माता काली को ये रक्त समर्पित है मेरा, कि माँ भगवती ने किसी प्रकार का आशीर्वाद दिया कि ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज्यादा वायरल है और लोगों के बीच में ये जाएगा और कई लोगों की जिंदगियां बचाएगा। तो इस प्रकार से मैं इसको समर्पित करता हूं। तो मैं कहता हूं कि 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में जेल से संबंधित कोई बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। कोई बड़ा जेल ब्रेक का योग है या जेल में किसी प्रकार का भारत तांडव में या भारत दुनिया? के अंदर, भारत में। में अच्छा। होने का योग है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया नियम आएगा और भारत की इकोनॉमी उस समय मजबूत होगी। अच्छा। लेकिन बैंक्स पे बड़ा खतरा है। मैं जनता से यही कहता हूं कि मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने बैंकों से अपने पैसे विड्रॉ कर लें, सोना और चांदी में निवेश कर दें। बैंकों में पैसा रखना खतरा से खाली नहीं है। अगर बैंक में भारी पैसे आपने रखे हैं उसको निकालें और सोना में कन्वर्ट करके भले आप बैंक के लॉकर में रख दें, लेकिन बैंक के जो कहते हैं करेंसी वाला जो पैसा है उसमें ना पड़े रहने दें। क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन या जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का भी जो हालत है उसमें भी बैंक रिलेटेड क्राइसिस होने का योग आता है। और ये इस तरह की क्राइसिस जब आती है तो देश की जनता में भुखमरी आने लग जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है। मैं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में बिल्कुल कैटेगोरिक आगे एक करके बात करूंगा, लेकिन चूंकि जब मार्च पर मैं रुकता हूं ना, तो फरवरी से शुरू हुआ T20 विश्व कप। जी। मेरे देश में एक बहुत बड़ी आबादी सुमित आचार्य जी महाराज से ये जानना चाहती है कि भारत कैसा परफॉर्म करेगा, सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी कैसी रहेगी, भारत की परफॉर्मेंस में क्या वाकई हमारे पास में विश्व कप आएगा या फिर नहीं। तब जबकि विवाद इतना हुआ था, बांग्लादेश की टीम बाहर हुई थी क्योंकि हमने मुस्तफिजुर रहमान को वापस लौटा दिया था, फिर पाकिस्तान ने कहा मैच नहीं खेलेंगे, फिर आईसीसी का प्रेशर हुआ, इतनी बातें हुई। भारतीय टीम कैसा परफॉर्म करेगी और क्या ये परफॉर्मेंस वहां तक जाएगी कि हम विश्व कप विजेता हो जाएं या फिर फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएं? आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? विश्व कप का विजेता भारत नहीं बनेगा, लेकिन जो पहला मैच आपने बोला है, जो पहला आपने, मैं मैच नहीं देखता, लेकिन आपने जो पहला वर्णन किया मैच का जो भी है उसमें भारत जीतेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन विश्व कप नहीं लेके आएगा इस बार भारत। अच्छा, ये आपको ये लगता कब होने वाला है विश्व कप? शुरू हो गया है, विश्व कप शुरू हो गया है। और मेन कब होगा? 15 फरवरी की डेट है जब भारत पाकिस्तान का मैच होना है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर मार्च तक ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा। अच्छा, तो ये हम लोग प्रिडिक्शन आज कर रहे हैं 10 फरवरी 2025 और इसका मेन डिक्लेरेशन कौन से महीने में आएगा? मार्च में। मार्च में आएगा। ये भविष्यवाणी के आधार पर है और कुछ फल संयोगों के आधार पर ये भविष्यवाणी की जा रही है कि भारत इस मैच में जो प्रथम चरण है उसमें जीतता हुआ, जो इन्होंने प्रश्न करा जिस प्रकार से, वो जीतता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतिम जो विश्व कप का फाइनल ट्रॉफी है वो भारत लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। बीच में आपने सोने और चांदी की बात की है। सोना लगभग 2 लाख के करीब ऑल टाइम हाई लगा चुका है, 1,80,000 के आसपास, फिर से वो नीचे आया, और चांदी ने भी 4 लाख प्लस का ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद फिर चांदी नीचे आ गई। पूरी दुनिया की नजर सोने चांदी पर है। सोना चांदी के अलावा कॉपर और यूरेनियम पर भी हर कोई नजर बनाए हुए है कि मेटल में इन्वेस्ट करो और उसके बाद अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है? ये बात सत्य है। सोने का लेवल क्या देखते हैं आप? सोने का लेवल 2.5 क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ता है 2026 में, और मेटल में इन्वेस्टमेंट करना बड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा। मेटल में इन्वेस्ट करिए। अच्छा। क्योंकि आप कॉपर में कर रहे हैं या आप जिंक में कर रहे हैं, आप किसी भी मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आपके लिहाज से कर्म बड़ा है या फिर भाग्य, और क्यों? फिर मैं आगे की बात करता हूँ। भाग्य बड़ा है। आप भाग्य के अनुसार ही अपने कर्म करना शुरू करते हैं। आपका भाग्य आपको निर्धारित करता है कि आप कहाँ पर जाएंगे। मेहनत आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है, लेकिन भाग्य आपके हाथ में नहीं है। और भाग्य ही डिसाइड करता है कि आपके कर्मों का आपको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा या कहाँ मिलेगा। अभी की अपनी भविष्यवाणी में चूंकि आपने राज्य सत्ता परिवर्तन की बात की है और आपने कहा कि राज्य लेवल पर सत्ता परिवर्तन आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, क्या पश्चिम बंगाल में, चूंकि इलेक्शंस अप्रैल में होने हैं और अप्रैल तक की भविष्यवाणी अभी तक आपने की है, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी कुर्सी खो देंगी? नहीं, ममता बनर्जी अपनी कुर्सी नहीं खोएंगी। हारते हुए दिखेंगे लेकिन जीत जाएंगे। और राज्य सत्ता परिवर्तन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से कुछ आपको नजर आता है? राज्य सत्ता परिवर्तन में राज्यों के अंदर सत्ता का परिवर्तन का योग है। राष्ट्र सत्ता में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी सस्टेन कर जाएंगे। इनफैक्ट कि यूजीसी बिल के ऊपर जो फैसला आने वाला है, इसके ऊपर मैं बड़ा भविष्यवाणी आज करता हूँ कि मार्च में इसके ऊपर कथित है कि फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसमें भी कोई पुख्ता फैसला नहीं लिया जाएगा। और लोग सोचते हैं कि यूजीसी बिल को लेकर के यू टर्न ले लेंगे मोदी जी, ऐसा भी कुछ लेते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं।
जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, यूजीसी बिल में कोई बदलाव नहीं आएगा। This 16 terabytes. अब आपके नाम पर आ जाते हैं। आप अपने आप को डिक्टेटर ज्योतिषाचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि डिक्टेटर जो हिंदी में होता है उसे बोलते हैं तानाशाह। जी। तानाशाह एक ऐसा शब्द है ना, बड़ा अजीब है। दुनिया तानाशाह को कैसे जानती है? हिटलर, मुसोलिनी, गद्दाफी, इस तरह के तानाशाहों से जानती है, लेकिन आप अपने नाम के आगे ये डिक्टेटर क्यों लगाते हैं? भगवान श्री राम को नहीं जानते, या मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राजा विक्रमादित्य को नहीं जानते? आज डेमोक्रेसी के मात्र 100 वर्ष ठीक से हुए नहीं है, लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं डेमोक्रेसी को लेकर के। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बोल देता हूँ कि डेमोक्रेसी में ये जो 5-5 साल का सरकार लाने का सिस्टम है, लोग बहुत भर के खर्चा करते हैं सरकार में आने के लिए, और उस खर्चे को रिकवर करना, चाहे उनके अंदर की इच्छा ना रहे, उनकी फैमिली वाले इतना प्रेशर देंगे उनके ऊपर, उनके पार्टी वाले प्रेशर देंगे कि वो खर्चा रिकवर करो, तो पहला मोटिव होता है कि सरकार पकड़ते ही, कुर्सी पकड़ते ही अपना जो खर्चा हुआ है उसको रिकवर करें। और जब रिकवरी स्टार्ट होती है तो लोभ आता है, और लोभ में वो होर्ड करना स्टार्ट करते हैं। 7 पुश्तों के लिए वो पैसा होर्ड करते हैं कि मौका मिला है मात्र 5 साल का, 7 पीढ़ियों के लिए जमा कर। तो वो लूटने आते हैं, वो यहाँ राज करने नहीं आते, शासन चलाने नहीं आते, लूटने आते हैं। शासन तभी चलता है जब एक व्यक्ति जब बैठता है और पता रहता है कि हाँ, ये सत्ता हमारी है, सही बात। हमारे हाथ से नहीं जाएगी, कंटेंटफुल है वहां पे पूरी तरह से, और फिर वो विस्तार का सोचते हैं। पूरी इतिहास रही है डिक्टेटरशिप की। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस समय भी देखेंगे तो अखंड भारत था। ठीक बात। ईरान, इराक, सब जगह तक हमारा कब्जा, इधर पूरब में जाइए तो कब्जा, पश्चिम में जाइए तो कब्जा, उत्तर में कब्जा, दक्षिण में कब्जा, हर जगह भारत भारत दिखाई पड़ता था। ठीक। लेकिन जैसे ही ये डेमोक्रेसी का आइडिया लोगों के माइंड में आने लग गया, उसके बाद से गड़बड़ी शुरू हुई है कि डेमोक्रेसी एक्सेप्ट होते ही सबसे पहले पाकिस्तान चला गया। जमीन, इतना बड़ा जमीन, भारत का उपजाऊ जमीन, बढ़िया जमीन चला गया। विभाजन हुआ, टूट गया भारत। उसके बाद तुरंत बांग्लादेश टूट गया, अभी कश्मीर टूट गया, और इसके बाद भी डिमांड्स हैं कि भारत के टुकड़े होंगे। लोग भारत को और तोड़ना चाहते हैं। क्या इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने हमारी जमीन को बचाया था? रानी पद्मावती ने अपना शरीर को आग में डाला था, जौहर किया था, जिंदा जल गई थी वो लोग, इसलिए कि भारत को टुकड़ा टुकड़ा करके बांट दिया जाए और अलग अलग मुल्क बना दिया जाए। ये नपुंसकता है सरकार की कि भारत के टुकड़े हो रहे हैं और सामने से हम सब देख रहे हैं। ये जनता की नपुंसकता है कि जनता भी इसे देख रही है और प्रेज कर रही है कि हम बहुत अच्छे शासन तंत्र के अंदर में काम कर रहे हैं। ये रंक कभी राजा नहीं बन सकता। राजा राजा होता है, उसका वो माइंडसेट होता है, राजा जन्म लेता है, कोई राजा बनता नहीं है, राजा का जन्म होता है। उस माइंडसेट के साथ वो जन्म होता है, और वो कंटेंटफुल होता है, केवल विस्तार का सोचता है। अभी आप ये देखोगे कि जब हमारे घर में भी जब पूर्वजों की इकट्ठा की हुई जमीनों का बात आता है और कोई पड़ोसी कहता है कि इतने दूर का जमीन एक हाथ हमारा निकल रहा है, उसको बचाने के लिए लोग 20-20 साल तक केस लड़ते हैं। केस लड़ते हैं, बहुत बार तो खून खराबा होता है, खराबा खून बहा होता है, देते हैं, बिल्कुल। बहुत खून बहता है एक बित्ता जमीन के लिए, एक हाथ जमीन के लिए। यहाँ पूरा पूरा देश चला जा रहा है और लोग खुशी मनाते हैं कि हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कौन सा इंडिपेंडेंस हुआ? हमने अपना जमीन खोया है और बड़ा खुशी से जमीन दे दिया है कि वह इंडिपेंडेंट आज देश के जो सबसे पॉपुलर, सबसे यंग ज्योतिषाचार्य हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं हूं और इसीलिए मैं अपने नाम के आगे डिक्टेटर ज्योतिषाचार्य लगाता हूं, है ना? भारत में इसके पीछे का कारण कुछ और है, मैं आपको समझाऊंगा। भारत में आप देखेंगे कि पूरा इतिहास युगों युगों का, आप सतयुग से लीजिए, सतयुग में डिक्टेटरशिप, त्रेता में डिक्टेटरशिप, द्वापर में डिक्टेटरशिप, कलयुग में पूरा डिक्टेटरशिप, और अभी 100 साल पहले ये डेमोक्रेसी आई और यही सब कुछ स्वतंत्र, सब सार्वभौम सत्य हो गया कि लोग 5-5 साल के लिए लूटने आते हैं। जनता को ये बात समझना पड़ेगा कि लोग लूटने आते हैं और माइंडसेट पूरा लूटने का होता है, देश को तोड़ने का होता है। जो बेचना होता है लोग बेच देते हैं, जितना पावर मन करता है, जितना नोच सके नोचते हैं 5 साल में। माइंडसेट ही नोचने का होता है, क्योंकि पता है कुर्सी चली जाएगी। एक रंक को बैठाइए, एक चोर को बैठाइए आप कुर्सी पर, और सोने की कुर्सी हो तो देखिए वो खुरेद खुरेद के पहले सोना निकालेगा। आचार्य जी एक बात बताइए, आपने चारों युगों की बात कर ली। जब सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो
प्रजातंत्र में विश्वास करते थे, प्रजा वाले सिस्टम में विश्वास करते थे। फिर आप त्रेता युग में आ जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में तो ये कहा जाता था कि अपनी जनता के लिए भी वनवास जा सकते हैं, अपने पिता के वचन के लिए भी वनवास जा सकते हैं, और अपनी प्रजा के लिए तो उन्होंने यहाँ तक भी किया कि भरत को कहा कि हमारी खड़ाऊ आप ले जाएं और आप जा करके शासन करें, क्योंकि सबसे पहले राजा की हैसियत से आपके लिए प्रजा होनी चाहिए। फिर जब आप द्वापर में आ जाते हैं तो द्वापर में भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की और उनसे जब प्रतिज्ञा कराने की जब मजबूरी उनके सामने आई कि हाँ ठीक है, शासक के तौर पर मेरा अपना परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, तभी उनके जहन में सबसे पहले प्रजा ही तो थी, यानी प्रजातंत्र ही था। फिर आप आ जाएं कलयुग में। जब कलयुग में आता, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, कलयुग में चलिए इधर बीच की मैं बात करता हूँ। 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ आजादी के 5 साल के बाद में, और तब से लेकर के अभी तक प्रजातंत्र में हम हैं तभी मजबूत हैं, प्रजातंत्र में हम हैं, लोकतंत्र में हम हैं तभी हम इकोनॉमी के मामले में यहाँ पर हैं, लोकतंत्र में हम हैं तभी हम ट्रम्प के टैरिफ तक का भी मुकाबला कर लेते हैं। क्योंकि मैं एक कौन मजा आ रहा है ट्रम्प? मुझे। हाँ? कौन ट्रम्प? डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के एक्सटेंड राष्ट्रपति। फाइल नहीं देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखा वही मैंने ट्रम्प, जो नर पिशाच के जैसा व्यक्ति है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज हम उससे कंपेयर करते हैं जो नर पिशाच के जैसा आचरण रखता है, और उसके नीचे हम लोग अपने आप को देखते हुए उसके अधीन पाते हैं और सोचते हैं कि हम लोगों ने उसको एक सुई चुभो दिया तो हम बहुत खुश हो गए। मैं एक बात बताता हूँ, ये जो आपने बात बोला कि राजा रामचंद्र जी प्रजा के हिसाब से चलते थे, ये जो गुण था कि राजा रामचंद्र प्रजा के लिए वनवास जा सकते हैं, ऐसा कृत्य केवल राजा कर सकता है। ऐसा कृत अगर रंग को जब कुर्सी पकड़ा दी जाए, वो कुर्सी कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुर्सी पे वो गला कटवा लेगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेगा। चाहे प्रजा मर जाए, सब खत्म हो जाए, उसे मतलब नहीं, कुर्सी ऐसे एक बार पकड़ेगा वो पकड़ा रहेगा। जितना ज्यादा कहते हैं ना कि कंजूस व्यक्ति हो और जिसको जीवन में कुछ मिला नहीं हो और थोड़ा सा मिल जाता है, वो पकड़ करके रखता है, उस चीज को छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए वो कुर्सी के लिए हत्याकांड करवाएगा, कुर्सी के लिए राइट करवाएगा, कुर्सी के लिए देश बांटेगा, देश तोड़ेगा, लेकिन कुर्सी पकड़ेगा। वही इतिहास में हुआ है भारत के। भारत की इकोनॉमी को आज अभी हम प्रेज करने की बहुत ऊपर की इकोनॉमी जा रही है, नहीं, भारत में पहले तराजू से तौल तौल करके सोना रखते थे। भारत सबसे समृद्ध देश था, वो राजतंत्र के अंदर समृद्ध था। प्रजातंत्र जैसे ही आया, मैंने बोला भारत के टुकड़े होने शुरू हो गए हैं। भारत के लोगों की मानसिकता भी ऐसी है कि हम भारतीयता को तोड़ रहे हैं। यहाँ की मानसिकता ऐसी है, आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं सेफ्टी है, ये सेफ्टी इल्यूजन है कि भारत के अंदर सेफ्टी है। आप एक बार ईस्टर्न बॉर्डर्स देखिए, भारत का पूरा अनसील्ड है। नेपाल से सारा ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, पूरा नेपाल का बॉर्डर अनसील्ड है, कोई चेकिंग नहीं होता वहां पे, ना पासपोर्ट ना वीजा। जो फॉरेनर को भारत में एंट्री चाहिए नेपाल के रास्ते आ जाता है। मुझे तो लगता है कि अगर आचार्य जी आज की तारीख में संसद के अंदर पहुंच जाएं तो न जाने कितनी क्रांति कर दें। यहाँ तो बर्तन तोड़ रहे हैं, वहां न जाने कितने शब्दों की काट ढूंढ ढूंढ करके कितने विचारों पर सीधे अटैक किया जाएगा। तो आचार्य जी, जब इतनी राज सत्ता, राष्ट्र सत्ता, प्रजातंत्र, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, इन सब की जब बात हो ही गई है, और इन सब के बीच में आपने कहा कि रंग का राजा नहीं हो सकता, राजा को और बड़ा होना होता, कई परिभाषाएं आपने दी जी। अब मैं आपकी अपनी विद्या पर आ जाता हूँ, जिसे लेकर के शुरू में मैंने कहा कि मैं एकदम शून्य हूँ, मैं एकदम जीरो हूँ, अज्ञानी हूँ पूरी तरह से। क्या कुंडली के में ये लिखा होता है कि कोई राजा रंक बन सकता है या रंक भी राजा बन सकता है, अमीर गरीब हो जाता है, गरीब भी अमीर हो जाता है, ऐसा कुछ कुंडली में लिखा होता है? हमारे यहाँ एक बड़ी विशेष विशेषता होती है, मेरे से बहुत सारे पॉलिटिशियंस बहुत अटैच रहते हैं, भारत के बड़े पॉलिटिशियंस अटैच रहते हैं। इसके पीछे का कारण है कि जब लोग हमारे पास बुकिंग बनाते हैं तो केवल अपना नाम लिखते हैं या कोई फेक नाम लिखेंगे, अपने नाम के कुछ अक्षर डाल करके, नंबर रहेगा, कोई भी नंबर हो सकता है जिससे उस व्यक्ति से बात होती है, और उनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। कॉल हमारे यहाँ से जब उनको जाती है उनकी बुकिंग बनने के बाद, तो उनको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, परिचय हमारे यहाँ से दे दिया जाता है कि आप पॉलिटिशियन हैं। अच्छा। तब उनका जमीर हिलता है। उसके बाद सीधा मेरी टिकट्स होती है और मैं सीधा उनके पास होता हूँ। तो ये जो चीज है, ये कुंडली, ये व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण दे देती है कि राजा कौन है, रंक कौन है। अच्छा। आप किसी प्यून का या कोई ड्राइवर का मेरे सामने कुंडली या डेट ऑफ बर्थ जस्ट लाके रखिए, सामने पता लग जाएगा। अच्छा, जल्दी एक बार ये भी बता दें, क्योंकि एक राजा ऐसा है जो इस वक्त बड़ा परेशान है, उस राजा का नाम है अनिल अंबानी जी, जानते हैं ना आप? जी हाँ। उन्हें लेकर के आपका विचार क्या है, क्या होगा 2026 में? अनिल अंबानी जी की कुंडली तो मैंने स्टडी नहीं करी है, लेकिन अभी ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो आपके हाव भाव से मैंने आपको कहा था कि आपको काल सर्प दोष है। बिल्कुल कहा था।
मैं और स्वीकार उसके लिए मुझे करूंगा। कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो बात कुंडली देख करके आप पूरे व्यक्ति का पूरा जीवन एक बार में समझ सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, किस सिचुएशन में क्या एक्ट करने वाला है, बोलने में कैसा है, तार्किक क्षमता उसका कैसा है। आपके केंद्र में बृहस्पति है, जो मैंने कुंडली खोलने से पहले वो भी कहा था। बिल्कुल और कहा जो था। जिसके केंद्र में बृहस्पति उच्च का भाव में बैठे या कर्क में जाकर के बैठे, उसे तर्क में लोग नहीं हरा सकते। उसके पास हर बात का तर्क होता है, हर बात के पीछे एक पॉइंट आ जाएगा। कहते हैं बृहस्पति के समान बुद्धि होना, तार्किक क्षमता होना, ये बृहस्पति ही करवाता है जब वो केंद्र में बिल्कुल ऊपर बैठेगा। अच्छा, मैं फिर से आ जाता हूँ, चूंकि भारत पर्व तीज त्योहार का देश है और आचार्य जी, होली को दो त्योहार हमारे ऐसे हैं जब ये कहा जाता है कि वहां पर तंत्र मंत्र जादू टोना ऐसी चीजें भी चला करती हैं। एक होली और दूसरा दिवाली। जी क्योंकि होली आ रही है, होली का दहन भी होगा, होली खेली भी जाएगी और होली खेलने के अलग अलग संस्कार हैं हमारे। मैं संस्कार इसलिए कहता हूं क्योंकि भारत बहुत ही खूबसूरत देश है। कहीं पर लठमार होली होती है, कहीं पर फूलों की होली होती है। अभी देखें ना, कुछ दिन पहले दिल्ली में जहां पर निजामुद्दीन में किस तरह से वसंत पंचमी मनाई जाती है गेंदे के फूल से, ठीक उसी तरह से होली भी अलग अलग तरह से खेली जाती है। इस बार की होली देश के लिए क्या लेकर के आ रही है, और साथ ही ये भी बताएं होली में किन किन चीजों से बच के या फिर डर करके रहना चाहिए। देखिए, मूल रूप से अग्नि पंचक योग के साथ होलिका के रात को चंद्र ग्रहण लग रहा है। अच्छा। और सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण परस्पर लगेगा, बस ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ज्यादा दूरी नहीं है। और विध्वंसकारी योग लाएगा, क्योंकि जो साल का शुरुआत हुआ जनवरी 2025, ये कन्या लग्न को लेकर के शुरू हुआ था। और जनवरी में ही तुरंत पंचग्रही राजयोग का निर्माण हुआ था, मैनिफेस्टेशन का योग। और जब मैनिफेस्टेशन का योग चल रहा था, उस समय दुनिया में युद्ध हो रहा था। इसके फल स्वरूप अगले आने वाले 5 साल हर जगह युद्ध ही दिखाई देने वाला है। अच्छा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो भी आप करेंगे 4 दिनों के भीतर, जो भी आप देखेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। अगले आने वाले 5 साल तक वही आपके जीवन में घूमने वाला है। अच्छा। पूरे विश्व में इस बार यही घूमेगा 5 साल तक। इसमें अच्छा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेट्स आए हैं जो इसी से इस घटना से ट्रेस होकर के आए हैं। ये डेट्स हैं 18 अप्रैल से 16 मई में चीन, रूस और मंगोल का जो सीगमेंट है, वहां पे बहुत शक्तिशाली भूकंप आएगा, जनक्षति होगी। और उत्तराखंड में बड़ा लैंडस्लाइड आने का योग है। पहाड़ी यात्रा से उस समय बचना चाहिए। और भारत के उत्तर कोने में अगर आप सीधा उत्तर की तरफ लकीर खींचते हैं तो वहां पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान कंट्रीज हैं। वहां पर करेंसी कोलैप्स का योग आता है और पाकिस्तान में अचानक महंगाई बढ़ती है, मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होता है और काफी सारी उपद्रवकारी घटनाएं जो है दिखाई पड़ती हैं, प्राकृतिक आपदा से भी और जन आपदा से। आपने करेंसी कोलैप्स की बात की है, और जब करेंसी की बात है तो मैं अपनी करेंसी पर भी बात कर लूं। हाल के दिनों में रुपया बहुत कमजोर हुआ, थोड़ा सा बीच बीच में कभी रिकवर होता नजर आता है, लेकिन ये बात सच है कि डॉलर का भाव अगर 90 रुपए के ऊपर चला जाए तो ये रुपए की वाकई कमजोरी है। रुपया कमजोर होगा या मजबूत होगा आने वाले दिनों में? रुपया भी कमजोर होगा। इसीलिए मैंने जनता को कहा है कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। जितना कमजोर ये रुपया होता जा रहा है, कागज के टुकड़े के जैसा हो जाएगा। गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। गवर्नमेंट तभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी जब पूरी जनता स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू